Hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle. Welcome back to GC 3.0. क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. मेरे लाडले लाडले बच्चों, आई एम रियली वेरी सॉरी. 4 अप्रैल को हमारा सॉलिड स्टेट्स का मैंने जो 19th लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को इनटेक्स्ट क्वेश्चंस सारे सॉल्व करवा दिए थे. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस उसके अंदर सॉल्व करवा दिए थे, है ना. अब मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर कोविड वगैरह मुझे हो गया था और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाया और फिर मैंने सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारे सॉलिड स्टेट्स के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसा आप लोगों को भी पता है कि अगर आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, आप वो प्रिपरेशन करो, लेकिन क्या होता है ना, हमें हमारे बोर्ड्स पर भी फोकस करना ज़रूरी है. एंड अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर चाहिए, देन डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए. तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग सैटरडे और संडे के दिन लेक्चर्स शूट ना करते हुए एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लगाएंगे. अब जैसे हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कल से पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे सॉल्यूशन से क्वेश्चन अपलोड करेंगे. तो क्या होगा, आगे आगे चैप्टर पढ़ते चलेंगे, पीछे पीछे उनके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस डालते चलेंगे. सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था डेट ऑन एवरी सैटरडे हम लोग क्लास 11th के लिए एक लाइव स्ट्रीम करेंगे. हम लोग हर सैटरडे केमिस्ट्री के लिए एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, यानी मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा और जेई और नीट लेवल के सवाल, भले ही वो PYQs हो या वो सैम्पल क्वेश्चंस हो, हर सैटरडे को 11th के लिए होगा. सिमिलरली हर संडे को हम लोग क्लास 12th के लिए लाइव स्ट्रीम करेंगे और लाइव स्ट्रीम में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर जैसे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके जेई लेवल के और नीट लेवल के सवाल सॉल्व करेंगे, भले ही वो PYQs हो या सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो. आज है संडे, तो आज शाम को हमारा लाइव स्ट्रीम होने वाला है सॉलिड स्टेट्स के PYQs के ऊपर. अगर आप लोगों ने कल का लाइव स्ट्रीम चेक किया होगा तो मैंने कल लाइव स्ट्रीम में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था. सिमिलरली आज मैं लाइव स्ट्रीम में पढ़ाने वाला हूँ सॉलिड स्टेट्स के सवाल. आज हम लोग सॉलिड स्टेट्स पढ़ने वाले. तो गाइज आई होप यू ऑल आर रेडी एंड आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. हर शनिवार हर रविवार आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आया करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में. हर शनिवार हर रविवार शाम को एक लाइव स्ट्रीम होगा जिसमें हम जेई के सवाल सॉल्व करेंगे. आई थिंक रिकॉर्डेड सेशंस में प्यारी प्यारी थ्योरी, मैं रिकॉर्डेड सेशंस में भी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करवा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ. तो आई थिंक अब आप लोगों के लिए एक सफिशिएंट मटेरियल तैयार हो गया होगा. फिर आप लोगों को मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था आप लोगों के लिए, मैंने एक वीडियो डाला था. अगर आप लोगों ने नहीं चेक किया हो तो जाकर अभी चैनल पर वीडियो चेक करो. टेलीग्राम चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके रखना है. टेलीग्राम एप्लीकेशन पर आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ. वहाँ पर मैं सारी DPPs, सारे क्वेश्चन पेपर्स डाला करूँगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सको. तो चलो गाइज, बिना किसी देर करे लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट्स. चलो गाइज, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व. अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक हमें इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है. अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन क्या, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड्स. देखो बेटा, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, व्हाट आर एमॉर्फस सॉलिड्स. ऐसे सॉलिड्स जिनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जिनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं. इनका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता. रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है ना. इट डू नॉट हैव इट आई शुड राइट इट डू नॉट हैव, है ना. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, व्हाट शुड बी द एग्जाम्पल्स. भाई तुम्हारा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक इज द बेस्ट एग्जाम्पल. प्लास्टिक याद करो, आगे बढ़ो. फिर रबर याद कर लो. सो प्लास्टिक, रबर, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है. इनफैक्ट मैं ग्लास को भी एमॉर्फस सॉलिड में रखूंगा. याद करो, हम लोग ग्लास को सूडो सॉलिड बोलते थे. ठीक है, ईजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं. थ्योरेटिकल सवालों पे हम लोग कम फोकस मारेंगे. ये अच्छा सवाल है. ये सवाल हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के वक्त ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाते वक्त नहीं आते. क्वेश्चन है, ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है. बेटा देखो, ग्लास हो
या क्वार्ट्ज हो, दोनों ही बने हुए होते हैं सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड यानी SiO4 से, दोनों ही SiO4 से बने हुए होते हैं, ठीक है। भले ही क्वार्ट्ज हो या भले ही आपका ग्लास हो, मतलब इनका जो फॉर्मेशन होता है वो SiO4 से होता है, दोनों का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। दोनों का अरेंजमेंट कैसे होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, बोथ ऑफ देम हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो फिर सर फर्क कहाँ आ गया? बेटा जैसा मैंने आपसे कहा, ग्लास एक सूडो सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड है, इसके अंदर आपको SiO4 का शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखाई देता है, RANGE, शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखाई देता है। मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड दूसरे सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, तीसरे सिलिकॉन मतलब SiO4 के साथ, एक SiO4 दूसरे SiO4 के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होता। कुछ टाइम पीरियड के बाद इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन क्वार्ट्ज के अंदर क्या होता है? क्वार्ट्ज के अंदर आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो दिखाई देता है, लेकिन आप लोगों को साथ साथ में लॉन्ग LONGE, क्या लिख रहा हूं मैं आज, थोड़ा सा मैं सनक गया हूं आपको यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इज दैट क्लियर टू यू? तो क्वार्ट्ज के अंदर SiO4 का शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों दिखाई देता है, मतलब ये ग्लास से बेहतर हो गया। तो ये इसका डिफरेंस है। अब आपको सवाल आता है कि अगर आपको क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? बस सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है तो बेटा ग्लास में सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी, तो हमें इसको ब्रेक करना है। तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि सबसे पहले आप हीट अप करो, हीट क्वार्ट्ज अंटिल इट मेल्ट्स, फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। इससे क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने क्वार्ट्ज को मेल्ट करा, इसका ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर टूट जाएगा भाई, मॉल्टन फॉर्म में सारे पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ये लोग सिर्फ सॉलिडिफाइड फॉर्म में दिखते हैं जब इनके पार्टिकल्स पास होते हैं। अगर पार्टिकल्स पास रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कनेक्टेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के बाद एक खुद को रिपीट करे तो लॉन्ग रेंज, एक के बाद रिपीट करके फंस गए तो शॉर्ट रेंज। लेकिन अगर आपने मेल्ट कर दिया तो सब पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, अब ना तो लॉन्ग बचा ना तो शॉर्ट बचा। अब आपने एकदम से इसकी कूलिंग कर दी, आपने इसकी ऑल ऑफ अ सडन कूलिंग कर दी, तो क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं बन पाएगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनने के लिए पार्टिकल्स को थोड़ा समय चाहिए होता है। जब उनकी आप सॉफ्ट एंड स्लो कूलिंग करोगे, जब आप धीरे धीरे उसको कूल करोगे तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जमा होंगे। लेकिन अगर आपने रैपिड कूलिंग कर ली तो जो जहां पार्टिकल होगा वो वहीं जम जाएगा, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने क्वार्ट्ज को हीट करके उसको मेल्ट किया और उसकी रैपिड कूलिंग कर दी तो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, नो डाउट, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बकवास सवाल, ये आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगा भाई। इसके अंदर आपको बताना आयोनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और एमॉर्फस कौन कौन है। तो सबसे पहले अपन लिस्ट बना लेते हैं आयोनिक की। भाई मुझे तो 2 ही आयोनिक दिख रहे हैं, एक तो तुम्हारा लिथियम ब्रोमाइड और एक तुम्हारा ये कहाँ गया बे, ये NH4 होल थ्राइस, ये कैटायन है, और PO4 एनायन है, आयोनिक। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। फिर ज़रा मेटेलिक की तरफ चलते हैं, ज़रा देखो मेटेलिक कौन कौन है। भाई मेटेलिक में मुझे रूबिडियम दिख रहा है, मेटेलिक में मुझे ब्रास दिख रहा है। भाई ब्रास माना मैंने अलॉय है पर है तो मेटल ना, तो मुझे ये दिख रहा है। चलो मॉलिक्यूलर की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर के अंदर मुझे एक तो बिल्कुल सामने दिख गया P4O10, कंप्लीटली मॉलिक्यूलर। P4O10 मॉलिक्यूलर मतलब कि आपका उसने बोल रखा है कि ये P4O10 आपके मॉलिक्यूलर के अंदर आएगा। और मुझे इसके अलावा आयोडीन दिख रहा है देखो, और फॉस्फोरस दिख रहा है।
ये। अब चलते हैं कोवेलेंट की तरफ। नेटवर्क, दूर से देखने में मुझे SiC दिख रहा है, SiC दिख रहा है, उसके बाद मुझे ग्रेफाइट भी दिख रहा है, और भाई साहब सिलिकॉन तो होता ही है। तो ये हो गए आपके कोवेलेंट। अब एमॉर्फस की तलाश करते हैं। यार एमॉर्फस मेरे ख्याल से एक ही बचा। देखो ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन हो गया, SiC हो गया, रूबिडियम और ब्रास तुम्हारे मेटल में चले गए, P4O10 मॉलिक्यूलर में चला गया, और आयोडीन और फॉस्फोरस भी इसके साथ मॉलिक्यूलर में चले गए थे। तो अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा क्या? हाँ कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी नहीं बचा बस। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन में मेरी जो आंसर शीट है और मेरे जो क्वेश्चन शीट है उसमें आई थिंक प्लास्टिक भी दे रखा है। ओके, समथिंग इज मिसिंग। 7th वाला मिसिंग है यहाँ पे, देखो। हाँ यहाँ पर 7th वाला मिसिंग है, नहीं 7th वाला तो ये रहा। 4 5 6 6th वाला मिसिंग है। टिकटॉक वाला नंबर मिस कर दिया मेरे टाइपिस्ट ने। उसको भी लगता है टिकटॉक पसंद नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पर फेजू भैया को उड़ा दिया। तो फेजू भैया प्लास्टिक नंबर हो क्या है? फेजू। तो प्लास्टिक क्या हो गया? प्लास्टिक आपका एमॉर्फस हो गया। ठीक है, ताकि NCERT का कोई क्वेश्चन ना छूटे। ईजी था, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ अगला सवाल बहुत बढ़िया, मैं आपको इसके अंदर कुछ और लिस्ट भी दे दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? मेरे प्यारे बच्चा लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस सराउंडिंग एन एटम, और यह सराउंडिंग अ पार्टिकल कर लो ताकि ज़्यादा तड़ा लिखना नहीं पड़े। पार्टिकल, सराउंडिंग अ पार्टिकल, सराउंडिंग अ पार्टिकल। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में NaCl की मैं बात करूं, तो इस सोडियम नाम के आपके कैटायन को कितने एनायंस इसको सराउंड कर रहे हैं? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। एक Cl नेगेटिव इसके ऊपर की तरफ रखा हुआ होगा और एक Cl नेगेटिव इसके नीचे की तरफ रखा हुआ होगा। तो टोटल इस सोडियम को 6 क्लोरीन के आयन घेर रहे हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख दिया जाएगा? 6। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स? ठीक है, इन अ CCP। अगला सवाल क्या कि अगर आपके पास में एक CCP है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, तो क्लोज क्यूबिक पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना सिखाया मैंने आपको? हमेशा 12। फिर क्या पूछ रहा है तुमसे? BCC। BCC का क्या सिखाया हमेशा मैंने? 8। बहुत बेसिक है। अब आप एक काम करो, इसके अलावा और मेरी तरफ से एक लिस्ट ले लो। अगर इसके अलावा आपको और कभी कुछ सवाल आए तो किस पर आएंगे? एक आपसे वो HCP पूछ लेगा भाई, जैसा CCP का होता है ना वैसा ही HCP का होता है 12। उसके अलावा तुमसे क्या पूछ लेगा? वो फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल का भी 12 होता है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है फेस सेंटर यूनिट सेल और CCP क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त इंटरचेंज किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई सवाल में CCP स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप उसको FCC मान सकते हो, तो FCC का भी 12 ही होगा। तो 12 कितनों के हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर? बेटा ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये नंबर ऑफ एटम फॉर्मिंग अ यूनिट सेल। Z इफेक्टिव नहीं है, वो अलग चीज़ है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग एन पार्टिकल, तो CCP, HCP और FCC का 12 हो गया। उसके बाद अगर तुम्हारे पास में SCC आता है, सिंपल क्यूबिक, उसका आपको 6 लिखना है। तो ये लिस्ट आप लोग याद कर लो, ये वाली ये लिस्ट जो है आप लोग बढ़िया तरीके से याद करके रखो। एक अपने पास में नोट पैड पे या किसी छोटे से पेपर पे लिख लो और उसको दीवार पे चिपका लो, सवाल आने के चांसेस बनते हैं। अगला सवाल बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ़ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब तुमको एक ही बात कर रहा है, एज लेंथ। अगर तुमको एज लेंथ पता है तो अगर एज लेंथ पता है तो हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर उसकी लेंथ A है यानी एज लेंथ A है, विड्थ A है और हाइट A है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा A3। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इफेक्टिव
यानी नंबर ऑफ एटम इन दैट यूनिट सेल, जैसे एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, एससीसी में 1, है ना। तो जेड इफेक्टिव दे रखा है आपको इसके अंदर, और मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम। तो अब आपको सवाल में बोल रहा है कि आपको एटॉमिक मास निकालना है, मतलब आपको ये मोलर मास निकालना है। तो फॉर्मूला रीअरेंज होकर क्या हो जाएगा, मोलर मास, या अभी के लिए आप इसको एटॉमिक मास मान लो, इट्स नॉट अ बिग डील, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी divided by Z effective. That's it. This is how you can find out the molar mass of a substance. भाई यहाँ पर आपको Z effective फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में दे रखा होगा कि भाई आपके पास में जो कंपाउंड है वो FCC वाला है तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी, BCC वाला है तो 2 हो जाएगी Z इफेक्टिव की वैल्यू, SCC वाला है तो Z इफेक्टिव की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा बच्चा लोग आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। ईजी सवाल होते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते। फटाफट इसको देख लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होगा। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इस पर आपको कमेंट करना है। देखो सीधी सी बात है, किसी भी सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कोई भी सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में, कोई भी सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का है? किसी भी पार्टिकल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहा तो ये पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होंगे, ये पार्टिकल एकदम टाइटली, TLY, एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। और बेटा अगर ये एकदम क्लोजली पैक्ड, ये एकदम टाइटली पैक्ड होंगे तो इनका देयरफॉर इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर आपको इनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये पार्टिकल्स लूज हो जाए, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाए, दैट इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आप के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, देन आप लोगों को इनको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये लूजन अप हो जाए और मेल्ट हो जाए। लेकिन अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहा तो ये लूजली पैक्ड हो जाएंगे। फिर ये सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होंगे? लूजली पैक्ड होंगे। और अगर ये लूजली पैक्ड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ज़रा सा टेम्परेचर दोगे और मेल्ट हो जाएंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेबिलिटी होता है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से चेक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट मेरा बच्चा लोग? पक्की बात? श्योर शॉट? ग्रेट। मैं इसको रब करना चाहूँगा और आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन करवाना चाहूँगा। मेरे टाइपिस्ट से यहाँ पर फिर मिस्टेक हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है 273 केल्विन्स। आप लोगों को इथाइल अल्कोहल का बोले तो CH3 CH2, ये इथाइल हो गया और OH अल्कोहल हो गया, इसका 155.7 केल्विन्स। फिर तुम्हारा डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, बेटा दिस इज डाई इथाइल ईथर, इसका 156.8 दे रखा है केल्विन्स में। और मीथेन चाचा का आपको 90.5 केल्विन्स दे रखा है। और आपको ये बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन दीज पार्टिकल। व्हाट कैन यू से, ये दे रखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस डेटा या बिटवीन दिस मॉलिक्यूल। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, मीथेन का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे लीस्ट है, देयरफॉर इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट टाइप के होते हैं। क्या आपको पता है वीकेस्ट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं? लंडन फोर्सेस। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको लंडन फोर्सेस दिखाई देंगे। फिर इसका भी बहुत ही कम है, इसका भी वेरी लीस्ट है। आई थिंक इट शुड नॉट बी लीस्ट, इट शुड बी लेस। हमें इसको लेस लिखना चाहिए, तो हम लोग इसको लेस लिखेंगे। इसका भी काफ़ी कम पाया जा रहा है। कम क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पोलर फोर्सेस हैं, पोलर बॉन्ड्स बनेंगे इसके अंदर, यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल। कारण ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, इट इज़ मोर नहीं। ओके, डाई था इधर पोलर मॉलिक्यूल में लिखवा दिया। ओके, फिर क्या बोल रहा है ये? कंपेयर करने का बोल रहा है क्या? हाँ, फिर इथाइल अल्कोहल। अब देखो इथाइल अल्कोहल भी पोलर है, इसको भी मोर काहे को लिखे, इसको भी लेस में कंसीडर करें। भाई ये भी लेस ही है वाटर के मुकाबले, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन इसका हल्का सा ज़्यादा है। मतलब आप देखोगे कि इथाइल अल्कोहल के मुकाबले आपके डाई इथाइल ईथर की पोलैरिटी ज़्यादा है, तभी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब ये पोलर तो है लेकिन इसकी पोलैरिटी थोड़ी कम है। और एक बात, क्योंकि इसमें आपको देखो OH दिख रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएगा, इसलिए भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। लेकिन अगर अपन वाटर की बात करें तो इसका बहुत हाई है, इन सब के मुकाबले इसका हाई है। क्यों? क्योंकि ये पोलर तो है लेकिन कैसे बॉन्ड बना रहा है? वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देयरफॉर इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों पोलर होते हैं। इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल होता है, इसे थोड़ा सा उसका ज़्यादा हो जाता है। वाटर का हाईएस्ट होगा, मीथेन का सबसे कम होगा। हलवा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स? डिस्टिंग्विश पूछ रहा है। आप सब लोग जानते हो HCP इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP इज क्लोज क्यूबिक पैकिंग। इसके अंदर अरेंजमेंट आपको AB टाइप का दिखाई देता है, इसमें अरेंजमेंट आपको ABC टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस लिख सकते हो। आई मीन इट इज़ अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रिस्टल लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल। अब बेटा देखो यूनिट सेल की बात करूं और क्रिस्टल लेटाइस का, तो क्रिस्टल लेटाइस का इट इज द रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल टू फॉर्म अ क्रिस्टल। यानी ये बड़ी चीज है, इसके अंदर 3-dimensional पार्टिकल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है और रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है ताकि एक बड़ा सा क्रिस्टल बन सके। लेकिन अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। यानी ये क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब जब बहुत सारे यूनिट सेल एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब खुद को रिपीट करेंगे तब क्रिस्टल लेटाइस बनेगा, और जब क्रिस्टल लेटाइस बनेगा तब उससे बड़ा क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप लोग सब जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो ये बॉडी के सेंटर में होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड ऑन द एजेस। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द बॉडी डायगोनल्स, ऑन द बॉडी डायगोनल्स। दूसरा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर हमेशा n होता है। जितने एटम आपके यूनिट सेल में होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, और इसका नंबर 2n होता है। जितने नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे, आई मीन जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उससे डबल इसके वॉइड होंगे। आई थिंक अगेन इट इज़ अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आराम से सॉल्व होता ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको लेटाइस पॉइंट्स बताने, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आप सब लोग जानते हो। फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर क्या होता है? 8 कॉर्नर्स होते हैं, और हम लोग जानते हैं कॉर्नर पर मौजूद एक पार्टिकल का
कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये हो गया 1, प्लस फेस सेंटर के 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और हम लोग जानते हैं फेस पर मौजूद एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 3। सो देयरफॉर इसके अंदर लेटाइस पॉइंट हो गए 4। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगला क्या पूछ रहा है ये आप लोगों से? मेरे इसमें आई थिंक फेस सेंटर टेट्रागोनल, फेस सेंटर टेट्रागोनल, कुछ भी हो, टेट्रागोन हो या क्यूबिक हो, 4 ही होंगे भाई। याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी यूनिट सेल का शेप सिर्फ क्यूबिक थोड़ी होता है, टेट्रागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, फिर तुम्हारा क्यूबॉइडल होता है, फिर तुम्हारा रोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, तो अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि उसमें नंबर ऑफ एटम बदल जाए। तो जहाँ फेस सेंटर की बारी आई, फेस सेंटर में समझ जाओ 8 कॉर्नर होंगे और 6 फेस होंगे। शेप से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है भाई, शेप का क्या है भाई, क्यूबिक में सब कुछ बराबर ही पर होता है, बिल्कुल इक्वलेंट पोजीशंस पर होता है ये। लेकिन टेट्रागोनल में हो सकता है कि ये डिफरेंस आ जाए, बस यही फर्क रहता है मेरे ख्याल से। अगर आपको याद हो, अपने टेबल बड़े अच्छे से पढ़ी थी उसकी, दैट्स इट, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। और बीसीसी का भाई 8 कॉर्नर्स होते हैं बीसीसी में, और सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है 1, और एक ही बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच होता है जो किसी से शेयर्ड नहीं होता, तो 2, तो बॉडी सेंटर के अंदर आ जाएंगे 2, दैट इज नॉट अ बिग डील। हलवा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है, बट ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं मेटेलिक और आयोनिक सॉलिड में। तो पहले अपन सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। भाई सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है। हाँ, अगर आप आयोनिक सॉलिड्स की बात करोगे तो आयोनिक सॉलिड्स में ये कैटायन और एनायन के बीच में होता है। और अगर आप लोग मेटेलिक सॉलिड की बात करोगे तो मेटेलिक सॉलिड में कर्नल, याद है सबको कर्नल? कर्नल क्या था? आपका न्यूक्लियस प्लस जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, इसीलिए कर्नल पॉजिटिव नेचर का होता है। भाई देखो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास में आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 56 होता है, तो इसके कर्नल में 56 प्रोटॉन होंगे। और जब आप इस आयरन को देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 48 ही हो पाएंगे, ओनली 48 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट चार्ज कर्नल पर कितना आ गया? +8। तो कर्नल पर आपको नेट चार्ज कितना मिलेगा? +8, क्योंकि कर्नल कहाँ से बना है? कर्नल बना है सारे न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन से। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो +56 -48 +8 नेट टोटल बचा, 8 प्रोटॉन एक्स्ट्रा थे, तो कर्नल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कर्नल काय में डूबे हुए होते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, बोथ आर नॉन डायरेक्शनल, बोथ आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, एक स्पेसिफिक शेप में आगे बढ़ता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सीसीपी, तो एक प्रॉपर शेप में वो आगे बढ़ रहा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसका सब कुछ होता है। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जिस डायरेक्शन से आप करंट पास कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, आयंस फ्लो होंगे, तो दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये तुम्हारे सिमिलैरिटी हो गई। अब अगर मैं डिसिमिलैरिटी की बात करूं, डिफरेंसेस की बात करूं, पहले इसको नोट कर लो ताकि मैं इसको रब कर लूं।
या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस? भाई जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं दे आर ऑलवेज कंडक्टिव, दे आर ऑलवेज कंडक्टिव बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं आयोनिक सॉलिड्स की बात करूं तो दे आर बैड कंडक्टर्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स इन देयर सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ अनअवेलेबल, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबल फ्री आयंस। समझ में आ गई बात? बढ़िया सवाल था, ठीक है। अब हमको ये बताना है, अगला सवाल है हार्ड और ब्रिटल का मतलब क्या है। देखो बेटा, हार्ड का मतलब क्या, आयोनिक सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज बिटवीन कैटायन एंड एनायन, इसलिए हार्ड होते हैं। लेकिन भाई साहब ये ब्रिटल क्यों होते हैं? मतलब जैसे कांच एकदम बिखर जाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाने पर ये बिखर जाते हैं। ये टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके बॉन्ड्स कैसे हैं? नॉन डायरेक्शनल नेचर के हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिसके भी बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल नेचर के हैं ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पे टूट सकता है। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। देखो बेटा एक बात बता रहा हूँ, इसका कंप्लीट डेरिवेशन, इसका कंप्लीट डेरिवेशन मैं अपने लेक्चर में समझा चुका हूँ बाय द नेम ऑफ परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा तो अभी आप लोग अपने नोट्स के अंदर चेक कर पा रहे होंगे। हमने एससीसी के अंदर एक इस तरीके का क्यूब बनाया था, छत पे से उसको ऑब्जर्व किया था, इसको ए बी सी डी नाम दिया था, एक ट्राइंगल बनाया था, इसकी एज लेंथ ए मानी थी, इसकी एज लेंथ भी हम लोगों ने ए मानी थी, है ना। तो हम लोगों को सबको पता है कि हम ये कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी लिख लेते हैं। इसकी 54.2% या 52.4%, सॉरी 52.4%, बीसीसी की 68% एंड एफसीसी की 74% होती है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इसके लिए मेरा लेक्चर रेफ़र कर लेंगे, आप लोग मेरा लेक्चर इसके अंदर रेफ़र करेंगे अगर आपको प्रॉपर डेरिवेशन चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से डिराइव करना सिखाया है। किसी भी आम इंसान को ये याद नहीं होता डेरिवेशन, सबको एक बार अपने नोट्स चेक करने होते हैं। मैं भी अपने नोट्स एक बार चेक करता हूँ, आप भी एक बार अपने नोट्स चेक करो ताकि आपको ये याद हो जाए या आपको एक बार रिवाइज हो जाए, जैसे एग्जाम देने जा रहे हो। जेई में भी कई बार सवाल आता है, मालूम आपको, जेई में बहुत सवाल आते हैं। तो एक बार इसके फॉर्मूले को रिवाइज करना होगा। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ये कि एक पेज पर इसको विद डेरिवेशन बना लो। डेरिवेशन में तुमको एज लेंथ का फॉर्मूला आ जाता है, √3/4 r इज इक्वल टू √3a/4। इस तरीके के फॉर्मूले आप लोगों को इसी डेरिवेशन के अंदर से डिराइव होते हैं। तो एक बार अच्छे तरीके से डेरिवेशंस वगैरह को लिख के अपनी दीवार पर चिपका लो ताकि आपको क्या बार बार दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आया बापू आया, सवाल आया, न्यूमेरिकल आया। एज लेंथ दे रखी है, मतलब तुमको ए दे रखा है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी भी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। यूजुअली क्या होता है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कभी पिकोमीटर वगैरह में दे रखा हो तो अपने को इसको पहले पिकोमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर में लेकर आना पड़ता है, पर यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। डेंसिटी दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने यहाँ पर लगा दिया इसलिए ऐसा हो गया। जेड इफेक्टिव पता कर लो,
FCC लेटाइस है तो Z इफेक्टिव होगा 4। सिल्वर का आपसे मोलर मास पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाय A क्यूब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, सॉरी। तो मोलर मास निकालना है, डेंसिटी की वैल्यू में रख देता हूं 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय A क्यूब, ये A क्यूब ऊपर मल्टीप्लीकेशन चल जाएगा तो A क्यूब क्या हो जाएगा, ये मैं एक काम करता हूँ इसको 4 ले लेता हूँ, 4.07 को मैं 4 ले लेता हूँ, तो 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का सीधा सीधा यहाँ पर कर देंगे क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर में मैं 6 इंटू 10⁻23 लेकर चलूंगा, 6.022 नहीं लूंगा, टू मेक इट वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय 4। बस कर लो सॉल्व, यू विल गेट योर आंसर। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 10.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 16 4 64 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻24। बेटा ये -8 प्लस -8 प्लस -8 तो 24 हो जाएगा, 8 3 24। इसका क्यूब मत कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 6 24, तो 10.5 इंटू 16 इंटू 6 इंटू 10⁻24 और 10⁻⁻20 10⁻⁻1 यहाँ बच रहा है, 16 6 96 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे 10.5 लिख के तो आपको वैल्यू मिलेगी 107.09 ग्राम पर मोल विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इजी सवाल है, हलवा सवाल है, लेकिन ध्यान रखना इस पर जेई में सवाल अभी लेटेस्ट में आया था। आज शाम को जो लाइव स्ट्रीम करेंगे उसमें इस तरीके का सवाल आया था। देखते हैं सवाल क्या है। एक क्यूबिक सॉलिड है, दो एलिमेंट पी और क्यू से मिलकर बना है। जो क्यू एटम है उसने सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लिए। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कोई भी यूनिट सेल हो कॉर्नर हमेशा 8 होते हैं, और क्योंकि क्यू ने सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई करे हैं तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1 मतलब क्यू एटम कितने हो गए 1। अब अपन बात करते हैं पी की। पी बॉडी सेंटर में, ओके, पी इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो ये तो 1 ही होगा। बस फॉर्मूला क्या बन गया, P1 Q1 यानी PQ। अब ये बोल रहा है सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। भाई सवाल में बोल दिया कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। अब अगर ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल है तो आप लोग सब जानते हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक सवाल में, अगर आपको याद हो तो मैंने कौन से क्वेश्चन में कराया था, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1.4 में कराया था। क्वेश्चन नंबर 1.4 में मैंने आपको ये कराया था, हलवा सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन अ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। नियोबियम दे रखा है आपको, यू गाइज हैव नियोबियम एंड बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, ठीक है, बीसीसी है। तो बीसीसी का जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, बीसीसी का जेड इफेक्टिव हो जाएगा 2। ओके कूल। आपको इसका डेंसिटी दे रखा है, दैट इज 8.55 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93, यानी इसका एटॉमिक मास आपको दे रखा है 93। अब यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तुमसे रेडियस पूछा जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी बॉडी सेंटर यूनिट सेल आता है, इसके रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है √3a इज इक्वल टू 4r। ये फॉर्मूला कहाँ से मिला मुझे, ये फॉर्मूला मुझे मिला जब मैंने इसका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन सॉल्व करा। इसीलिए मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन
पेपर पे लिख के चिपका लो, FCC, BCC, SCC का, क्योंकि वहाँ से ये फॉर्मूले निकलते हैं रेडियस और एज लेंथ निकालने के। तो अपन एक काम करते हैं, अपने को रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा √3a/4, यानी वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस, और रेडियस के लिए मुझे एज लेंथ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मुझे एज लेंथ मिल पाएगा a³ से। तो पहले मुझे यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Z इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो चाचा मल्टीप्लाई बाय a³। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a³। तो डेंसिटी दे रखी है तुमको 8.55 कूल, और नहीं, पर यहां पर जब मैं डेंसिटी निकालने जाऊंगा तो ये इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो a³ हो जाएगा। पहले Z इफेक्टिव लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 93, क्योंकि इसको मोलर मास आपको 93 दे रखा है, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23 को सिर्फ 6 इंटू 10⁻23 लूँगा ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, और डेंसिटी में लूँगा 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चेक कर लीजिए, चेक करो चेक करो चेक करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सवाल में एक चीज़ मिसिंग है, आपको यहाँ पर इसने बोल रखा है दैट एज लेंथ शुड बी इन पिकोमीटर्स। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एज लेंथ आपको निकालनी है पिकोमीटर में। अब बेटा एक बात देखना, 1 पिकोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, और सवाल में आपको डेंसिटी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो जब आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास में ये सेंटीमीटर में यूनिट है, तो मेरे को 10⁻10 यहाँ पर लगाना पड़ेगा एज लेंथ में। तो जो भी एज लेंथ होगी वो 10⁻10 होगी। तो मैंने लिखा a³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 का क्यूब, क्योंकि मुझे पिकोमीटर में यूनिट चाहिए, यूनिट का खेल बहुत ज़रूरी है। समझ गए बात को? क्या करा मैंने, क्योंकि एज लेंथ मेरे को पिकोमीटर में चाहिए, एज लेंथ मुझे पिकोमीटर में चाहिए। या चलो इसको अपन बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर आप बोलोगे तो चलो इसको अपन बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी आप इतना दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो, मैं इसको आपको बाद में कन्वर्ट करा दूंगा। चलिए अभी अपन इसको कैलकुलेट कर लेते पहले इतने को। तो a³ की वैल्यू आ रही है 93, 3 2 6, 186 डिवाइडेड बाय 8.55। तो मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, आप लोग भी इसको कैलकुलेट करना। 8.55 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 51.3, और 10⁻⁻23 ऊपर चला गया। अब 186 को अपन ने डिवाइड किया 51.3 से, तो आपको वैल्यू मिली 3.62 इंटू 10⁻23, 3.62 इंटू 10⁻23। अब देखो मेरी बात समझना, ये a³ की वैल्यू काहे में आ गई, ये बेटा सेंटीमीटर में आ गई, सेंटीमीटर क्यूब में। मेरे को तो पिकोमीटर चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, पिकोमीटर चाहिए। तो बेटा पिकोमीटर के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पिकोमीटर के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी पिकोमीटर में। तो 10⁻, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बोले तो 10⁻+12 पिकोमीटर। अब क्योंकि तुमको वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻10 पिकोमीटर। समझ गए? अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यू a³ में है बच्चा, वैल्यू a³ में है, तो आपको यहाँ पर 10⁻10 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो जब आप 10⁻10 का क्यूब करेंगे तो इट बिकम 10⁻30। तो यहाँ पर आप जब 3.62 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई 10⁻30 से कर देंगे तो ये पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 3.62 इंटू 10⁻7 पिकोमीटर। और वी कैन से दिस,
ये आपकी वैल्यू पिकोमीटर में हो गई। लेकिन ये वैल्यू किसकी आ रही है, ए क्यूब की आ रही है। ये वैल्यू किसकी आ रही है, ए क्यूब की आ रही है। पहले इतना ज़रा नोट कर लो ताकि मैं रब कर सकूँ। मैं साइड साइड का सब रब कर देता हूँ, जो कि हम लोगों के लिए नॉट सो नेसेसरी है। जैसे ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सब हटा देते हैं अपन। ये हम लोगों ने लिख ही लिया है, कन्वर्जन इतना हम सबको आता है, कन्वर्जन वी ऑल नो। ये मैंने इसको उड़ा दिया यहाँ से। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर ये ए क्यूब से ए चाहिए, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 36.2 1/3। मतलब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर एक छोटा सा परिवर्तन कर दिया। मैंने इसको 36.2 कर दिया ताकि ये 10⁶ पिकोमीटर हो जाए। डेसिमल को राइट डिजिट ले गया। क्यों, उसके पीछे मेरा एक लॉजिक था। भाई देखो, अगर आपके पास में 10⁻² का अगर आप लोग क्यूब करते तो ये 10⁶ हो जाता, होता कि नहीं होता। तो देखो ना, 10⁶ का मैंने अगर 1/3 करा तो ये 10⁻² हो जाएगा। कितना इजी था, है ना। अब 1/3, जब आप इसका 1/3 करोगे तो ये कुछ तुमको 3.3 मिलेगा। भाई 3.3 इंटू 3.3 इंटू 3.3 36 के आस, हाँ 3 3 9, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है। इंटू 10⁻² पिकोमीटर इज योर फाइनल आंसर। ये तुमको एज लेंथ मिल गई, ये तुमको एज लेंथ मिल गई, ठीक है। अब पिकोमीटर, ठीक है, दिस इज योर पिकोमीटर। अब आपको यहां पर क्या करना है, बस अब आपको यहां पर एज लेंथ मिल गई है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सो 4r, r इज इक्वल टू √3। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको क्यों मैं इतना बड़ा लिखूं, मैं इसको 330 पिकोमीटर मान लूं ना यार। भाई मैं इसको 330 पिकोमीटर मान लूं, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 330 अपॉन 4। व्हाट इज द वैल्यू √3, 1.72 ले लूं अप्रोक्सीमेटली। तो 1.72 इंटू 330 अपॉन 4, तो 4 8 ज़ा 32, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8.5, 82.5 इंटू 1.72, 82.5 मल्टीप्लाई बाय 1.72, 144.3। यस, 144.3 पिकोमीटर इज आर आंसर। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर विच वी हैव गॉट। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, बट इसको सॉल्व करने में हमें मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया, बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर आप देखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3.3, आपको 35.9 मिल रहा है। मतलब हमारी इस वैल्यू के नियर अराउंड है, मतलब हमने वैल्यू ठीक ली है। सही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में आपको अगेन ये डेरिवेशन बोल रहा है। आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसका रेडियस स्मॉल आर है और एटम का रेडियस जिसका कैपिटल आर है, आपको इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मान लो आपके पास में एक सॉलिड है जिसमें एक पार्टिकल ऊपर दिख रहा है, फिर ये दूसरा पार्टिकल दिख रहा है, फिर ये आपको यहाँ पर तीसरा पार्टिकल दिख रहा है, फिर ये आपको यहाँ पर चौथा पार्टिकल दिख रहा है। ये 4 पार्टिकल हो गए, और इन 4 पार्टिकल के बीच में ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। आप लोग सब जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। 4 पार्टिकल नीचे, एक पार्टिकल ऊपर और एक पार्टिकल नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाता है। 4 पार्टिकल नीचे, एक ऊपर रख दिया एक नीचे रख दिया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। अभी मैंने ऊपर का पार्टिकल और नीचे का पार्टिकल हटा दिया ताकि मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख सके। अब यहां पर आप देखो, ऑब्जर्व करो ध्यान से कि इन पार्टिकल्स का रेडियस कैपिटल आर है,
और इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो मैं काम करता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, यहाँ से यहाँ इसको जोड़ के और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसको जोड़ के मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो आपको ट्राइंगल को जैसा दिखेगा, देखो ये और ये, जहाँ पर आप देखो इस ट्राइंगल का एंगल क्लियरली आपको ये यहाँ से यहाँ आपको ये ट्राइंगल का एंगल जो दिख रहा है ये 90 डिग्रीज दिखाई दे रहा है। मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया R। सो वी हैव अ ट्राइंगल P Q R। अब आप देखो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r स्मॉल r। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? चलिए लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू और आर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। P और R, ये रहा P ये रहा R, इसमें इतनी एज लेंथ कैपिटल R की है और इतनी एज लेंथ स्मॉल r की है, तो इट इज़ कैपिटल R स्मॉल r। तो हम लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है, ये रहा Q ये रहा R, यानी ये रहा Q ये रहा R। अगेन इसमें भी यही है, यहाँ से यहाँ कैपिटल R है क्यू आर में और यहाँ से यहाँ स्मॉल r है, तो हमने लिखा है स्मॉल r। तो अगेन इट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। अब पी क्यू क्या है, P से Q क्या है, कैपिटल R कैपिटल R। तो आपका पी क्यू क्या है, कैपिटल R प्लस कैपिटल R यानी कि 2r। तो मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया 2r का स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना बढ़िया तरीके से इसका डेरिवेशन निकाल रहा हूँ मैं। इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे। सो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। कोई गलत बात बोली मैंने? नहीं सर, आपने कोई गलत बात नहीं बोली। वैसे इसका कंप्लीट का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये बचा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। अब मैंने जैसे यहाँ से ये स्क्वायर हटाया, इस पर लग गया अंडर रूट 2r इज इक्वल टू r प्लस r। अब क्या करें, अब क्या करें भैया, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? तो मैंने करा इस r को मैं इधर माइनस में ले आया, तो अंडर रूट 2r माइनस r इज इक्वल टू स्मॉल r। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.414r माइनस r इज इक्वल टू स्मॉल r। ये 1 है भाई, ये 1r होगा, तो इसमें से ये गया, यानी 1.414r में से अगर 1.000r गया तो क्या बचेगा, 0.414r इज इक्वल टू स्मॉल r। तो दिस इज द रिलेशन, ये तो रिलेशन हमको निकालना था। तो वेरी हलवा काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी हलवा काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये भी वैसे डेरिवेशन के तौर पर मैं सिखा चुका था आपको, पर मैंने फिर करवा दिया बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के इस क्वेश्चन में, आज की क्लास में हमने 14 सवाल कर लिए, टोटल 26 क्वेश्चन है। अगले बचे हुए सवाल हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो गया है, सो लेट्स फिनिश ऑफ टुडेज सेशन। इसके आगे की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। डोंट फॉरगेट, आज शाम को हमारी लाइव स्ट्रीम है। लाइव स्ट्रीम का मैं सारा इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय मेरा बच्चा लोग, एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे बच्चा लोग।